बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म को सीखेंगे दैट इज़ नोन एज एक्टोमास। एक्टोमास क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय एक्टोमास। व्हाट इज़ मीन बाय एक्टोमास? रिएक्टेंट का वो पार्ट जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसे एक्टोमास कहा जाता है। द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट which actively participate in reaction रिएक्टेंट का वो पार्ट, रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन करने में हिस्सा लेते हैं उसे एक्टोमास बोला जाता है। अगर सपोज करते हैं किसी सब्सटेंस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स में वो पार्टिकल्स जो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ जाकर कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो टकराने के बाद रिएक्शन होता है, तो वो पार्ट जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम एक्टोमास कहते हैं। सब्सटेंस का वो पार्ट जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे हम एक्टोमास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो गैसेस का रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास दो गैसेस हैं, उन दो गैसेस का रिएक्शन करवाते हैं। जब कभी भी दो गैसेस का रिएक्शन करवाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कंबाइन हो जाएंगी और कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगी एक दूसरे के अंदर। गैस का हर एक पार्टिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, इसलिए गैसियस रिएक्टेंट के केस में जो एक्टोमास होता है, एक्टोमास को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखा जाता है और कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कभी भी एक्टोमास को कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिखा जाए तो इसका मतलब है वहाँ पर सब्सटेंस के सारे पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम दो लिक्विड्स का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, अगर हम दो लिक्विड्स का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, दो लिक्विड्स का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद दोनों लिक्विड का सारा पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप एक लिक्विड लेते हो, उस लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो लिक्विड के सारे पार्टिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसलिए लिक्विड के केस में भी जो एक्टोमास होता है वो कॉन्सेंट्रेशन मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करें या ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करें। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एक लिक्विड, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एक लिक्विड और एक सॉलिड, रिएक्टेंट में अगर लिक्विड पोर्शन भी है और सॉलिड भी है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड पार्ट उसमें ऐड कर दिया। जब सॉलिड को किसी बीकर लिक्विड में ऐड करेंगे तो सॉलिड का जो सरफेस एरिया वाले पार्टिकल्स हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उस सॉलिड के इनसाइड जो पार्टिकल्स हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सरफेस के ऊपर पहली लेयर जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो सरफेस की एक लेयर हटेगी, तो इसी तरह की दूसरी लेयर आ जाएगी सरफेस पे, फिर वो रिएक्शन करेगी, फिर तीसरी लेयर आ जाएगी, फिर इसी तरह की सेम लेयर्स बार बार रिएक्शन करेंगी और इन साइड के पार्टिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। बार बार सेम सरफेस एरिया रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। इसलिए यहाँ पर जो एक्टोमास है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट है, उसे कांस्टेंट माना जाता है। तो जब भी सॉलिड का रिएक्शन लिक्विड के साथ हो तो एक्टोमास को यूनिटी माना जाता है।
यूनिटी मीन कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि कांस्टेंट सरफेस एरिया बार बार रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है सॉलिड का रिएक्शन के साथ, लिक्विड के साथ रिएक्शन करते हुए। तो यहाँ पर जब कभी भी लिक्विड और सॉलिड आपस में रिएक्शन करें तो उस वक्त एक्टिव मास जो होता है वो यूनिटी माना जाता है। यूनिटी मीन 1 के बराबर माना जाता है। इस बात को दोबारा समझें कि आपके पास एक लिक्विड था, आपके पास एक बीकर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड के अंदर आपने किसी सॉलिड का छोटा सा पार्ट डिप कर दिया। जब इस सॉलिड का पार्ट डिप करेंगे तो इस सॉलिड के जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं वो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और इस सॉलिड के जो इनसाइड पार्टिकल्स हैं वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो सॉलिड का जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो हिस्सा लेंगे और सपोज करते हैं सॉलिड की एक लेयर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और वो लेयर खत्म हो जाएगी, तो उसी तरह की दूसरी सेम लेयर आ जाएगी नीचे। तो बार बार सेम लेयर के साथ रिएक्शन हो रहा है लिक्विड का सॉलिड की, तो इसलिए इसे कांस्टेंट माना जाता है। इसका एक्टिव मास जो उसे कांस्टेंट माना जाता है, उसको यूनिटी के बराबर लिया जाता है। अगर हम दो सॉलिड्स का भी रिएक्शन करवा दें, दो सॉलिड्स का रिएक्शन करवाएं, तो दो सॉलिड भी जब रिएक्शन करेंगे तो उनका जो सरफेस एरिया होगा सेम सरफेस एरिया बार बार रिएक्शन में हिस्सा लेगा। अगर सपोज करते हैं ये फिर सॉलिड है तो इसका जो सरफेस एरिया एक बार रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो पहली लेयर हटेगी, दूसरी सेम लेयर अगेन आ जाएगी, फिर वो रिएक्शन में हिस्सा लेगी, फिर सेम लेयर अगेन आ जाएगी। तो सॉलिड के केस में हमेशा एक्टिव मास को यूनिटी माना जाता है, चाहे वो लिक्विड के साथ रिएक्शन हो चाहे सॉलिड का सॉलिड के साथ रिएक्शन हो। तो यहाँ पर भी हम कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी के बराबर लेंगे, यहाँ पर भी हम कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी के बराबर लेंगे। एक्टिव मास जो होगा वो 1 के बराबर होगा, यहाँ पर भी एक्टिव मास 1 के बराबर। 1 के बराबर मीन कि एक्टिव मास को आप कांस्टेंट मान रहे हैं, क्यों कि बार बार सेम सरफेस एरिया सेम लेयर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर यूनिटी मानेंगे। तो अब हम डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस टर्म को आपने याद रखना है, इस टर्म को समझना है। इस टर्म को समझने के बाद आप लॉ ऑफ मास एक्शन को सही तरह से कवर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन किसने प्रेजेंट किया और लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या स्टेटमेंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेजेंट किया गोल्डबर्ग ने और पीटर वेग ने इन दो साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रेजेंट किया। लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या डेफिनेशन है? लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जब कभी भी रिएक्शन हो रहा हो तो रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का एक्टिव मास होता है यानी रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, जितनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करेंगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे? जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करेंगे, रिएक्टेंट का वो पार्ट जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है या रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन मॉलिक्यूल्स को आप ज़्यादा कर दें। तो जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो कुलैयन ज़्यादा होगी, जब कुलैयन ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल का टकराव ज़्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। तो बस लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि आपके पास जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के या एक्टिव मास के। जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि कुलैयन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। जब ए का रिएक्शन हो बी के साथ तो ये फॉर्म करते हैं C प्लस डी को। तो अब इस रिएक्शन के अंदर दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन में ए का रिएक्शन हो रहा है बी के साथ और फॉर्मेशन हो रही है किस चीज़ की, सी की प्लस डी की फॉर्मेशन हो रही है। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, सी रिएक्ट कर रहा है डी के साथ और डी के साथ रिएक्शन करने के बाद वापस ए को बना रहा है प्लस बी को बना रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ए भी है और बी भी है, और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो सी है और डी है। तो यहां पर रिएक्टेंट ए बी और यहां पर रिएक्टेंट सी और डी। अब इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड होगी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होगी यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर रिएक्टेंट क्या है, यहां पर रिएक्टेंट है, सपोज करते हैं ये रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है, यहां पर रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में है। तो जब गैसियस का केस लेंगे तो गैसियस के केस में जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि गैसियस फॉर्म में जो गैस के सारे पार्टिकल्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए यहां पर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन concentration of A into concentration of B into concentration of B. Rate of forward reaction will be directly proportional to, तो इस केस में रिएक्टेंट A और B है इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर A का कोफिशिएंट क्या है, A का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट A है तो इसकी पावर बना दें इसको, और B का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है B, तो स्मॉल b को इसकी पावर बना दें। तो यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, C की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d। ये C, स्मॉल c और स्मॉल d ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, इनको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। अब इसको मजीद प्रोसीड करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन वाला पुट करेंगे, दैट इज नोन एज कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू ए की कंसंट्रेशन की पावर ए, बी की कंसंट्रेशन की पावर बी। अब यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट लगाएंगे, कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बी के बी रिप्रेजेंट द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, के ए रिप्रेजेंट द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर हम लिखेंगे सी की पावर सी और डी की पावर डी। तो इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब कभी भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब कभी भी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है के एफ ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। तो आर एफ की जगह क्या पुट कर सकते हैं, के एफ ए की कंसंट्रेशन की पावर ए, बी की कंसंट्रेशन की पावर बी इज इक्वल टू आर बी किसके बराबर है, आर बी बराबर है के बी की, के बी सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन। तो अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, के बी यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो के एफ डिवाइडेड बाय के बी इज इक्वल टू सी की पावर सी, डी की पावर डी, और यहां पे आ जाएगा ए की पावर ए, बी की पावर बी। अब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों का रेशो जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है।
जो के एफ होता है डिवाइडेड बाय के बी होता है, ये बराबर होता है के सी के। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन हो जाएगी के सी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज इक्वल टू सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन। हम लॉ ऑफ मास एक्शन के फाइनल एक्सप्रेशन को मजीद देखते हैं। एक्टोमास को यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। इसका मतलब यह हुआ कि जो के सी जब कभी भी किसी रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, जब कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्योंकि इस केस में सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट है, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, इसलिए हम लिखेंगे के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई होगा तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। तो इस केस में दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारे पास डिराइव हुई हैं, एक के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और दूसरी इक्वेशन जो डिराइव हुई है कि के सी बराबर होता है किस चीज के एफ डिवाइडेड बाय के बी। इन दो फॉरवर्ड कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो के सी के बराबर होता है। तो के सी इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आपको के एफ की वैल्यू निकालनी हो, के सी दे दियो, के बी की वैल्यू दे दियो, दो वैल्यू दी होंगी, तीसरी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहां पर के सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, सपोज करते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस एंड फॉर्म अमोनिया गैस NH3। अमोनिया गैस NH3, आपके पास कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो जब हम इसके लिए के सी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो के सी एक्सप्रेशन हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहां पर प्रोडक्ट क्या है, यहां पर प्रोडक्ट है NH3 अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पर लगाएंगे 2 और यहां पर लगा लेंगे 3। यहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। अब जब कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी जाएगी, और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देकर उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो इसके ऊपर हमने के सी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो के सी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, NH3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3। यहां पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस के ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहां पर जो 1 लिखते भी नहीं है, लिखते हैं तो लिख लें। तो यहां पर इसका के सी एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे। अब इस केस में अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे डिफाइन होगा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन को यहां पर प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, law of mass action, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to active masses, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा प्रोडक्ट,
मैथमेटिक्स वाला प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ concentration mean ectomass of reactants each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation at constant temperature. लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो किसी रिएक्शन की स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की केस में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होगा। और बैकवर्ड की केस में रिएक्टेंट की स्पीड ज़्यादा करेंगे। जैसे बैकवर्ड के केस में सी और डी मिल के ए और बी को बना रहे थे तो सी और डी रिएक्टेंट थे वहाँ पर, तो बैकवर्ड की केस में रिएक्टेंट को ज़्यादा करें तो वहाँ पर भी स्पीड ज़्यादा होगी। तो कैसी का यूनिट कैसे निकालेंगे? तो कैसी का हम यूनिट निकाल सकते हैं। कैसी इज इक्वल टू जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रैकेट्स बराबर होती है कॉन्सेंट्रेशन यानी सी, जिसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ के बराबर होती है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल की यूनिट क्या होती है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह सी लिख सकते हैं। सी की पावर कितनी होगी? 2। यहाँ पर सी की पावर कितनी होगी? सी की पावर 3। यहाँ पर सी की पावर 1, तो 2c। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ इक्वल टू, ऊपर 2c है, नीचे कितने c हैं? नीचे हैं 4c हैं, तो 2c के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास जो कैसी बचेगा, कैसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय c का स्क्वायर। तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हैं? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या मेंशन करेंगे? मोल डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर। तो ब्रैकेट लिखें और उसमें लिख लें कि मोल डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर की पावर कितनी होगी? 2। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या आएगा? मजीद सॉल्व करें तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 6, 3 2 6। तो अब क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 6 ऊपर ले जाएं तो क्या बनेगा? बनेगा आपके पास क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 6 डिवाइड बाय मोल की पावर 2। अगर इसको मजीद आप इन्वर्ट करना चाहते हैं तो मोल को ऊपर लिख लें, क्यूबिक डेसीमीटर को नीचे लिखें, तो यहाँ पे बनेगा मोल की पावर -2 डिवाइड बाय क्यूबिक डेसीमीटर की पावर -6। तो इस तरह हम कैसी की यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह सी लिखें और सी की जगह मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखें, तो उस रिएक्शन के लिए जो कैसी की यूनिट है वो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसी की यूनिट को फाइंड करने के लिए एक ट्रिकी फार्मूला आपको बताता हूं कि वो फार्मूला आप किसी भी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो उस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद उस रिएक्शन में कैसी की यूनिट आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, बल्कि उससे पहले आपको फार्मूला बता दूं। कैसी इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर डेल्टा एन। अब यहां पर डेल्टा एन क्या है? यहां पर डेल्टा एन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी फार्मूला को यूज करते हैं किसी इक्वेशन के ऊपर। सपोज करते हैं कि हम इसी इक्वेशन के ऊपर यूज करते हैं NH3
अमोनिया गैस की प्रोडक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे KC इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन यहाँ से कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के मोल क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट डेल एन निकालने के लिए लिखेंगे डेल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 4, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एन की वैल्यू आएगी -2। तो अब इस -2 को उठा के कहाँ पे लिखेंगे, उस -2 को यहाँ पे लिखेंगे उठा के। जब यहाँ पे लिखेंगे तो KC की वैल्यू क्या आएगी, KC इज इक्वल टू मोल की पावर -2 डिवाइड बाय क्यूबिक डेसीमीटर की पावर -6। तो यहाँ से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं, इस फार्मूला को किसी भी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर आपको KC की यूनिट फाइंड करनी हो तो इस फार्मूला को यूज़ करें, आप यहाँ से KC की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ मास एक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की वजह से इसके ऊपर कुछ MCQs भी बनते हैं, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन को आपने कवर करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। इसके ऊपर हम KC का एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, KC इज इक्वल टू ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन HI। अब इस इक्वेशन को बैलेंस भी तो करना होता है, बाज़ औक़ात बैलेंस नहीं होती तो बैलेंस कर भी सकते हैं। यहाँ पर 2 लिख लिया, तो ये जो 2 है हाइड्रोजन आयोडाइड के बैक साइड पे ये जो 2 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये हाइड्रोजन आयोडाइड का स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को उसकी पावर बनानी है, तो हम लिख सकते हैं KC इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जो पावर है, हाइड्रोजन की पावर क्या है 1, आयोडीन की पावर कितनी है, आयोडीन की पावर भी 1 है। तो इस केस में ये एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए है। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद अगर हम यहाँ पर KC की यूनिट निकालते हैं तो KC की यूनिट निकालने के लिए आपको मैंने फार्मूला बता दिया है कि मोल डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी पावर क्या होगी डेल्टा एन। तो यहाँ पर डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन निकालिएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1 2 2 - 2 डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो KC की यहाँ पे इस केस में यूनिट 1 होगी। तो KC की कोई फिक्स यूनिट नहीं है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है। एक रिएक्शन के लिए कुछ और यूनिट होगी, दूसरी रिएक्शन के लिए कुछ और यूनिट होगी। तो KC की कोई खास यूनिट नहीं है, ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि रिएक्शन कौन सा है। हर एक रिएक्शन के लिए KC की अलग यूनिट होती है।